नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट की राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल अब से थोड़ी देर पहले ही देवघर में देश को शॉर्टकट की राजनीति से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब यह शॉर्टकट की राजनीति कैसे कैसे हो सकती है, इसका एक उदाहरण आज ही सामने आ गया। शॉर्टकट की राजनीति तो इस पर भी हो सकती है कि संसद में लगे अशोक स्तंभ के शेर का मुंह कैसा है, शेर का मुंह बंद है या खुला हुआ है, शेर का दांत कितना दिख रहा है। पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल विंटर सेशन में देश को एक भव्य संसद मिलने जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यह शान होगी। कल प्रधानमंत्री ने इस इमारत के बिल्कुल ऊपर लगे नेशनल एम्बलम के चेहरे से पर्दा हटाया था। अब मोदी के विरोधियों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया और विवाद यह है कि अशोक स्तंभ पर लगे शेर के चेहरे को लेकर कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल कल के आयोजन की एक फोटो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे इस एम्बलम के शेर का मुंह खुला हुआ है। अब कई सारे विपक्षी नेता यह कहने लगे हैं कि असली एम्बलम में, राष्ट्रीय चिन्ह में शेर का मुंह इतना नहीं खुला हुआ। मोदी ने तो राष्ट्रीय शेर चिन्ह को आदमखोर बना दिया है, उग्र बना दिया है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि इसके लिए मोदी को राष्ट्र विरोधी क्यों न माना जाए। देश के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ देश विरोध है और प्रधानमंत्री को शेर की मूर्ति बनाने वाले में भला क्या योगदान हो सकता है, ये तो बस उसका उद्घाटन करने आए थे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये माना गया कि ऐसे मुंह खोले शेर की मूर्ति मोदी के कहने के बाद ही बनाई गई होगी। इसके बाद किसी ने इस आयोजन को संवैधानिक उल्लंघन बताया, किसी को वहां मूर्ति की हिंदू विधि विधान से पूजा पर ऐतराज हो गया और कोई कहने लगा कि भारत के गौरव के प्रतीक शेर को आदमखोर बना दिया है। आज हम कुरुक्षेत्र में इसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स की मुद्दे पर बात करेंगे। हमारा सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरोध के लिए ही राष्ट्र चिन्ह को आदमखोर बता दिया गया और अशोक स्तंभ की भव्यता से कौन आखिर खौफजदा है? एक एक करके उदाहरण आपके सामने रखते हैं। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने देखिए जो ट्वीट किया वो आपको बताते हैं। संसद के शेर के मामले में ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रही है। सरकार ने सारनाथ के अशोक पिलर पर बने शेर का स्वरूप और चरित्र दोनों बदल दिया है। ये जयराम रमेश कह रहे हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने दो फोटो शेयर की, एक में सारनाथ के शेर के और संसद वाले शेर की तुलना उससे की और फिर उसके बाद दूसरा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते का बदलाव पूरा हो गया है। यह महुआ मोइत्रा टीएमसी की नेता लिख रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने एक शख्स के ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसमें लिखा गया है कि संसद वाले शेर से आदमखोर शासक जैसा प्रतीत होता है। इसके बाद संजय सिंह ने सवाल पूछा कि क्या राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर सामने आए बीजेपी के नेता अमित मालवीय और उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि यह जो नेशनल एम्बलम संसद की इमारत के ऊपर रखा गया है, ये सारनाथ में लायन कैपिटल ऑफ अशोक, वहां जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें लायन कैपिटल ऑफ अशोक नाम से जो मूर्ति रखी गई है, जो इसी राष्ट्रीय चिन्ह की, ये पूरी तरीके से उससे प्रेरित है। फर्क केवल इतना है कि आप तस्वीरों में जो एक चीज देख रहे हैं वो 2D में है और जो आप संसद की इमारत के ऊपर देख रहे हैं वो 3D में है और इसलिए एक बेजा का विवाद खड़ा किया जा रहा है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो बाईं तरफ है ये सारनाथ के म्यूजियम की तस्वीर है, जिसके बारे में अमित मालवीय कह रहे हैं कि इसी से प्रेरणा लेकर या इसी को हूबहू शक्ल में उतारकर ये जो दूसरी प्रतिमा है जो कि संसद के ऊपर लगाई गई, जिसका अनावरण कल प्रधानमंत्री ने किया, वो बनाई गई है। अब इसको लेकर के तरह तरह के इल्जाम, राष्ट्र विरोधी हो जाना, राष्ट्रीय चिन्ह से खिलवाड़ कर देना और आदमखोर बना देना भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के शेरों का, ये राष्ट्र के राष्ट्रीय चिन्ह से खिलवाड़ है, इस तमाम किस्म के आरोप जो हैं वो लगना शुरू हो गए। तो ये सबूत है आपके सामने, देखने वाले अपने नजरिए से इस पर राय रख सकते हैं कि आखिर क्या छेड़छाड़ की गई है। बहरहाल सारनाथ म्यूजियम का अशोक स्तंभ नई संसद का अशोक स्तंभ है, यही कहना है एएसआई के पूर्व एडीजी बीआर मनी का, जिन्होंने कहा कि संसद के ऊपर जो राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिमा लगाई गई है वो वही है जो सारनाथ म्यूजियम में है। इस बनावट में कोई फर्क नहीं है। देखिए, जो ओरिजिनल स्कल्पचर है या जो लायन कैपिटल है जो एक्सकवेशन में मिला था सारनाथ में 1905 में, ये उसकी फोटोग्राफ है
और जो अभी इसकी प्रतिकृति बनाई गई है वो बगल में है। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है, इसमें भी मुंह खुला हुआ है और शेर के दांत दिख रहे हैं। साथ ही साथ शेर जो है उसके पैरों की नसें स्पष्ट दिखलाई दे रही हैं, जो इसकी कॉपी की गई है उसमें भी इसी तरह से इसका डिपिक्शन है। ये है कि ये 7-8 फीट ही हाइट का है और जो अभी बना है, प्रतिकृति जो बनी है वो लगभग 21 फीट ऊंची है। तो हमारे पर्सपेक्टिव का फ़र्क हो सकता है इसको देखने में, और जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये डिस्टॉर्टेड लग रहा है, लेकिन ऐसा डिस्टॉर्शन इसमें नहीं है। तो अभी आप जिनको आप सुन रहे थे, ये एसआई के पूर्व डीजी हैं बीआर मनी। इन्होंने भी वो तस्वीर हाथ में दिखा करके बताया कि इसके उनके मुताबिक तो कोई इसमें अंतर नजर नहीं आता। बहरहाल फिर भी ये विरोध हो रहा है और बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है। मेहमानों के पास चलते हैं सीधा। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। राजपूत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजीव रंजन जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। और डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ आरजेडी के नेता ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक विशेष मेहमान डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, इतिहासकार हैं। उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर वो आ जाएं तो मुझे लगता है आज इस चर्चा में बहस की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हम इंतजार कर रहे हैं लक्ष्मण व्यास जी का, जो असल मूर्तिकार शिल्पकार हैं, जिन्होंने संसद भवन के ऊपर लगी ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, ये उन्होंने बनाई है। तो अगर वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर ले, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो वो बता पाएंगे कि आखिर क्या उनसे किसी ने कहा था कि कोई डिस्टॉर्शन करिए, या उनके अपने मुताबिक कोई डिस्टॉर्शन है जो असल राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें, या नहीं। बहरहाल, लेकिन मैं पहले रिएक्शन चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, देखिए क्या क्या आरोप आप पर लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने वाले लोगों पर, यानी सीधे सीधे आप लोगों पर, आपकी पार्टी पर, प्रधानमंत्री पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप क्यों ना लगाया जाए। किसी ने लिखा ये तो आदमखोर शेर लगता है, उसको एक सांसद है दूसरी पार्टी के, वो रीट्वीट कर देते हैं। तो इस किस्म के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। देखिए, वृथा आरोप है। जब मुद्दा विहीनता विपक्ष के पास होती है तो अनावश्यक छिद्रान्वेषण में व्रत पाया जाता है, उसी का ये परिणाम है। आदरणीय सुनील देवरे, जो प्रख्यात मूर्तिकार हैं, जो इस प्रकल्प से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि यह जो है, और आज अभी आपने स्वयं जो है एडीजी को आपने दिखाया, जो पुरातत्व विभाग के थे, उन्होंने भी, आदरणीय मणि जी ने भी यही बात कही कि चूंकि जो सारनाथ में जो लगी हुई एम्बलम है, जहाँ से एम्बलम हमने लिया है, वह सिंह की जो प्रतिकृति है, वह जो है 7 फीट की है और ये लगभग 20 फीट की है। इसका साइज बड़ा होने और जिस कोण से फोटो खींची गई है, उस कोण से फोटो, चूंकि उसके नीचे से फोटो खींची गई है, इसलिए मुंह बड़ा दिखाई दे रहा है, वरना ये उसकी हूबहू प्रतिकृति है। ऐसे में हम जो है कला विशेषज्ञों की बात को मानेंगे या छिद्रान्वेषण पर आमादा राजनीतिज्ञों की बात मानेंगे? तो स्वाभाविक तौर पर कला विशेषज्ञों की बात मानी जाएगी। तो कला विशेषज्ञों ने इसको, जो सिंह गर्जना, जहां से ये प्रेरणा ली जाती है, चूंकि महात्मा बुद्ध की का जो वो पहला प्रवचन है वो सिंह गर्जना कहलाता है, इसीलिए वहां सिंह की जो है प्रतिकृति सम्राट अशोक के काल में बनाई गई, जो कालांतर 1905 में जो प्राप्त हुई और जिसको हमने जो है अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है जी। तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये इतिहासकार भी मानते हैं, ये स्थापत्य कला के जो विशारद हैं वह भी मानते हैं, मूर्तिकार भी मानते हैं। तो मुझे लगता है इस पर वृथा आरोप प्रत्यारोप के अतिरिक्त इसमें और कोई तथ्य और तत्व नहीं है। बताइए क्या कहेंगे इस पर आप, राजपूत साहब। जो आरोप आपकी पार्टी से भी लगे हैं, कई लोगों ने बोला है इस पर, हमने भी दिखाया, जयराम रमेश जी ने भी कहा है, आपने प्रेम शुक्ला जी को सुना, केवल विरोध के लिए विरोध है और कुछ मुद्दा नहीं मिला तो राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ कर दिया मोदी सरकार ने। सौरभ भाई, एकदम सही कहा आपने, लेकिन बस थोड़ा सा मत का अंतर है।
ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो काम किया जा रहा है ये विरोध को थोड़ा सा अलग हटाने के लिए किया जा रहा है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का, इतिहास का बिना वजह छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार की अगर छेड़छाड़ होती है तो वो कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दों से ध्यानाकर्षण हटाने की प्रक्रिया है, और इससे इतिहास भी विकृत होता है। इस पर एक बहुत अच्छी बात यह रहेगी, अगर कोई किसी ने आरोप लगाया है तो भारत सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, तो हम तो प्रेम शुक्ला जी के माध्यम से कहेंगे कि भाई इसकी एक जांच बैठा लीजिए और ये इसकी एक ऑथेंटिक जांच करके ये कह दीजिए कि साहब ये नहीं है, विवाद खत्म हो जाए। लेकिन ये विवाद किया क्यों जा रहा है, इस पर बड़ी बात है सौरभ भाई। विवाद इसलिए किया जा रहा है इस तरीके का कि सब अगर आप प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, अटकाया जा सके, भटकाया जा सके और लटकाया जा सके। क्यों? देश बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, दो स्क्रिप्ट एक साथ तो नहीं चलेंगे। माफी कीजिएगा, मैं आपको माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। ये विवाद किसने उठाया? विवाद आप ही लोगों ने उठाया ना। आप गुरदीप सप्पल ने विवाद उठाया, ये जयराम रमेश ने विवाद उठाया, ये महुआ मोइत्रा ने विवाद उठाया, ये संजय सिंह ने विवाद उठाया। सौरभ भाई सर वही बात आपकी बात से ही मैंने कहा ना, परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। आप विवाद देख रहे हैं मोइत्रा जी का, जयराम रमेश जी का, हम विवाद देख रहे हैं कि जिस तरीके से मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, फोटो खींची जा रही है, जिस एंगल से दिखाया जा रहा है, वो क्यों दिखाया जा रहा है? ताकि ये सब लोग ये बात कर सकें, तब ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, आपकी बहस को बेरोजगारी की बहस से हटाया जा सके, आईएसआई के और पाकिस्तानी लश्कर वालों के भाजपा से लिंक क्या है इस पर बात की जा सके, राजस्थान का जो कनेक्शन है, भाजपा का आतंकी कनेक्शन, या जम्मू कश्मीर का, या फिर अमरावती का, और या फिर मध्य प्रदेश के ध्रुव सक्सेना का, इस पर बहस ना हो सके। बहस इस पर ना हो सके कि साहब देश बेरोजगारी के सारे दंश को क्यों झेल रहा है, महंगाई के सारे दंश को क्यों झेल रहा है, देश में जो इस समय परिस्थितियां गढ़ी हुई है, इस पर ये बहस ना हो। आप बड़ा मैं इतना कहूंगा राजपूत साहब, मैं इतना कहूंगा, या तो आप ये बीजेपी वालों को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि ये एक विवाद से बचने के लिए दूसरा विवाद खड़ा करेंगे, और वो भी ऐसा इतना तुच्छ विवाद खड़ा करेंगे कि कोई राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ करेगा। वो जो देश की पार्लियामेंट के ऊपर जो चिन्ह लगना है, उसको पूरा भारत देखेगा, उसको देश विदेश से आने वाले सभी राज्यों के, सभी राष्ट्रों के अध्यक्ष देखेंगे और कहेंगे कि भारत वालों को एक मूर्ति बनाना नहीं आता, भारत वाले एक अपने राष्ट्रीय चिन्ह को ठीक से उकेर नहीं सकते। ये इस हद तक चले जाएंगे। नहीं, एक सेकंड राजपूत जी, एक मिनट। या फिर मैं दाद दूंगा आप लोगों की स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन को, कि आप कितना, आपकी कल्पना शक्ति कितनी बड़ी है कि आप बात को कहां से कहां ले जा सकते हैं। एक मूर्ति का विवाद है और मूर्ति का विवाद आपके लोगों ने उठाया है, उस पर इनसे कह देना कि राष्ट्र के सारे विवाद एक तरफ और मूर्ति एक तरफ, सारी दुनिया मूर्ति के विवाद में लग जाएगी और बाकी सब भूल जाएगी। बहरहाल आपने ये कही है बात, बाकी लोगों की राय इस पर बहुत शॉर्ट में। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। चूंकि विषयांतर करने में भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी माहिर हैं, तो मैं आपको बहुत 2-3 बातें बता देता हूं खाली, और बहुत शॉर्ट में। ये विवाद आप खुद ही कह रहे हो कि फोटो खींचने के एंगल से आया है। अगर ये फोटो खींचने के एंगल से आया है तो एक कमेटी गठित करके लोगों के संदेह को दूर कर दीजिए। आपको हर चीज के लिए कमेटी क्यों चाहिए? इतनी सी चीज के लिए भी कमेटी चाहिए? इतनी सी चीज के लिए भी आपको कमेटी चाहिए? क्यों नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताइए क्यों नहीं होगी? अरे जाए, आपने देखी जाकर के ऊपर मूर्ति, आपने संसद भवन की छत पर जाकर उस मूर्ति को देखा है? गुरदीप सप्पल ने देखा है, जयराम रमेश ने देखा है जाकर के उसको? किसने देखा है उसको? तो आपने नहीं देखा, तो मैंने भी नहीं है, तो मैं तो कमेटी की मांग नहीं कर रहा। सौरभ जी ने। अरे तो विवाद तो आप उठा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, आप दोनों ने भी नहीं देखा। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी सी तुच्छ बात को लेकर जिस तरीके से इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया, उस पर आप सोचिए ना, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा एक सेकंड राजपूत साहब, एक मिनट। अभी जो एक और मंत्री जो बंदूक की नोक पर है, सबकी आलोचना की, संसद निर्माण का जिम्मा जिन पर है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, मैं वो बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि संसद और सारनाथ के शेर का आकार का अंतर है, आकार को एक कर दिया जाए तो ये बिल्कुल एक तरह दिखेंगे। सारनाथ के शेर को अगर संसद के शेर जैसा बड़ा बना दिया जाए
तो भी ये एक जैसे दिखेंगे। तो उनका कहना यह है कि क्योंकि जो सारनाथ की मूल आकृति है वो छोटी है और जो संसद भवन के ऊपर रेप्लिका लगाया गया है उसका वो आकार में बहुत बड़ा है, इसीलिए ऐसा अंतर देखने को मिल रहा है, वरना ये हूबहू वैसा ही है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि हरदीप पुरी जी के कह देने भर से जो है जो विरोध इसको लेकर के हो रहा है वो शांत हो जाएगा। और देखिए सारनाथ की मूल जो शिल्पकृति है उसकी भी तस्वीर उन्होंने भी साथ में ट्वीट की है और साथ ही संसद भवन के ऊपर बने इस राष्ट्रीय चिन्ह की प्रति भी उन्होंने डाली है। बहरहाल मैं जरा ओम जी उपाध्याय के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आप इतिहासकार हैं, मुझे दो बातों के जवाब दीजिएगा। देश में कोई भी सरकार और किसी भी पार्टी की सरकार देश के राष्ट्रीय चिन्हों के साथ खिलवाड़ करेगी कोई छोटा मोटा पॉलिटिकल गेन करने के लिए, एक सवाल। दूसरा कि क्या हमारे देश में ऐसे शिल्पकार हैं जो कि राष्ट्रीय चिन्ह को ठीक से उकेर भी नहीं सकते? दुनिया भर से हमारे शिल्पकारों को अवार्ड मिलते हैं लेकिन वो अपने राष्ट्रीय चिन्ह को ठीक से नहीं बना सकते। सौरभ जी, देखिए दोनों बातें। एक तो ये कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों या राष्ट्रीय चिन्हों के साथ कोई खिलवाड़ करने की सोच भी सके। दूसरे, जो हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ, मैंने उस सारनाथ के उस स्तंभ को, उस हिस्से को बहुत ध्यान से, उसके सभी पहलुओं को बहुत ध्यान से स्टडी किया है, देखा है। ये अलग बात है कि मैं केवल चित्रों में, उसको तो मैंने भौतिक रूप से देखा है, ठीक से देखा है। अभी बी आर मणि जी की बात भी मैं सुन रहा था। ये अलग बात है कि अभी संसद भवन पे लगे मूर्ति को केवल मैं चित्रों के माध्यम से या आपके फोटो के माध्यम से ही देख पा रहा हूं, लेकिन दोनों में जो समानताएं हैं वो बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। और अंतर केवल मुझे जो दिखाई दे रहा है वो केवल आकार का ही दिखाई दे रहा है कि 6-7 फीट के किसी प्रतिमा को आप अगर 20 फीट का कर दें, कम 20-25 फीट ऊंचाई पे रखे किसी प्रतिमा को आप 100 फीट ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दें, 6 फीट के आकार को बढ़ा के 20 फीट कर दें, दूसरे लौह पर एक पत्थर पे बनी आकृति को जब आप मेटल पे उकेरते हैं, जब आप कांस्य पे ले जाते हैं, तो अंतर केवल उन कलात्मक अभिव्यक्ति का ही होगा। बाकी कोई छेड़छाड़ की कोई संभावना कोई राजनीतिक दल ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बहुत स्पष्ट सी बात है। न तो यहां दिख रहा है जो प्राइमा फेसी, जो प्रथम दृष्टया हमको ये चित्र देखने से, एक का तो भौतिक रूप से हमने खूब ठीक से उसको देखा हुआ है और अभी जो चित्र देख रहे हैं इसमें केवल आकार का अंतर ही दिखाई दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने दूसरा प्रश्न अभी किया, मुझे एक बार दोहराएंगे क्या सौरभ जी? नहीं, क्या जैसा हमारे एक कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर ने, मैं वो ट्वीट बाद में पूरा पढ़ूंगा, उन्होंने कहा ये मूर्तिकार के निकम्मेपन का सबूत है। अच्छा, भारत जो है अपने शिल्पकारिता के लिए, अपने इस तरह के कलात्मक कौशल के लिए और उस तरह के मूर्तिकारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में इस तरह के भरे पड़े हैं, इस तरह के कलाविद और इस तरह की कला के लोग। तो ये तो अजीब सी बात है, मतलब इस बात को मानना किसी भी सामान्य भारतीय के लिए, इस बात को आत्मसात करना, इस बात को मानना मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। ये विरोध के लिए विरोध वाली स्थिति है। न तो कोई राजनीतिक दल ऐसी कल्पना कर सकता है कि वो किसी राष्ट्रीय प्रतीक के साथ, उसके भंगिमाओं के साथ, उसके कंपोनेंट्स के साथ, उसके अवयवों के साथ कोई छेड़छाड़ करे। और भारत अपने शिल्प और इस तरह की कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए दोनों बातें मुझे आधारहीन प्रतीत होती हैं। जी डॉक्टर नवल किशोर जी, आपको भी लगता है कि ये शेर आदमखोर बना दिया है मोदी जी ने? देखिए, जो दिखता है वो तो वैसा ही लगता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा और तुच्छ मामला है, इस पर इतना विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी आप राष्ट्रीय समय, 1 घंटा का समय लोगों से विचार कर रहे हैं और आप अपना पूरा इमेजिनेशन लगा रहे हैं कि मोदी जी सही हैं और विपक्ष जितना भी कह रहा है वो अनर्गल बातें कह रहा है। तो ये दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है। या तो जो आक्षेप लगाया जा रहा है उसमें कोई दम हो, या आपका डिबेट जो है वो सबसे कमजोर हो। दोनों में एक ही बात होगा ना। या तो आपके पास कोई इससे महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि वैसे विषय पे डिबेट करा रहे हैं जिसको आप खुद ही खारिज करते हैं। ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, सिर्फ मोदी जी ने देखा है। ऐसा है ना, जब हम डिबेट नहीं कराते ऐसे विषयों पर, तो आप जैसे विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, हम जो विषय उठाते हैं उस पर डिबेट नहीं किया जाता।
तो फिर हम तो हर तरफ से तीर झेलते हैं ना। तो आज हमने कहा कि भाई देखिए, आप जैसे बड़े नेता ने और पार्टियों के बड़े नेताओं ने कहा है, अरे भाई मोदी जी ने शेर को आदमखोर बना दिया, अरे मोदी जी ने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर दिया, तो फिर करना पड़ा। ताने देंगे तो मिलेंगे भी। बोलिए नवल किशोर जी, डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, अरे सुन रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ आप कंप्लीट नहीं करने देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप सारी बात कह चुके हैं, फिर भी आप रिपोर्ट करें। मैं केवल उसके लिए जो बात मुझे कहना है उसको आप नहीं करने दे रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इतना ही कम महत्वपूर्ण है तो इतिहासकार से लेकर शिल्पकार से लेकर पूरे इतिहास का गुणगान करने से लेकर उस जगह सारा ताकत तो आपने लगा दिया कि नहीं जो है वही सही है, आप सब गलत है। ये बात तो तय है ना कि आप चाहते हैं और आपकी मंशा भी है, आपका इमेजिनेशन भी है कि उनके खिलाफ में कोई बात नहीं कही जाए। जबकि मेरा इमेजिनेशन होता तो आपको क्यों बुलाता डॉक्टर साहब? आपके कीमती समय को मैं क्यों बर्बाद करता? मेरा तो समय तुच्छ है। अरे भाई आप मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए तो मैं आपकी बात सुनूं भी। आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी कमजोर है। डॉक्टर साहब पीएचडी कैसे मिलती है ना मुझे ही मालूम है। डॉक्टर नवल किशोर जी सुनिए, बौद्धिक क्षमता पे मत जाइए, मुझे ही मालूम है पीएचडी की डिग्रियां कहां से खरीदी जाती है। बोलिए अपनी बात, मुद्दे में बोलिए। पर्सनल होंगे तो फिर अपने खुद पे भी झेलिएगा बहुत। अरे बिल्कुल, आप बेचते हैं ना। पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। बात करनी है आपको, बात करनी है, मुद्दे पे बात करनी है। इतना डिबेट क्यों करवाते हैं? मुद्दे पे बात करनी है कि पीएचडी का मैं अरे मुद्दे पे बात करनी है, आपको नहीं करनी है। मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, बोलिए तो। लेकिन आप मुद्दे से इधर उधर जा रहे हैं। अरे मैंने आपको बोलने का मौका दिया और आपको इसी बात पर भी ध्यान है कि डिबेट हो क्यों रहा है। नहीं अरे तो आप केवल कहेंगे और आप डिबेट में क्या कहना चाहिए वही बताएंगे, सवाल भी कहेंगे, सवाल का जवाब भी बोलेंगे। मैं आपको यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जिस सरकार को आप कह रहे हैं कि गलती वो कर ही नहीं कर सकती है, चूक हो ही नहीं सकता है, उसके कई ऐसे कदम हैं जिसमें चूक दिखे हैं। वो चाहे 3 कृषि कानून देख लीजिए, SC/ST एक्ट देख लीजिए, 13 पॉइंट रोस्टर देख लीजिए। पूरी सरकार कोरोना काल के समय किसी ने नहीं कहा कि चूक नहीं हो सकती। जो भारत सरकार जिसने कहा डॉक्टर PR मणि जो SI के, अब एक सेकंड डॉक्टर साहब ठीक है बोलिए। आपने आपको बहुत समय दिया, आप उलझे ज्यादा, अपनी बात इतने में और कह लेते मुद्दे की। ये कहा ASI के पूर्व DG ने कि मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। एक बात, अभी शिल्पकार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात आपको सुनवाऊंगा। चूक हो सकती है, लेकिन क्या आशय दिया जा रहा है वो देखिए ना। मैं आपको सुनाता हूं। गुरदीप सप्पल कांग्रेस पार्टी के, ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लॉजिक सुनिएगा, लॉजिक सुनिए। अरे लॉजिक बता रहा हूं ना क्यों, अरे बता रहा हूं ना क्यों। सुनिए, एक मिनट सुनिए, शांत रहिए। शेर का सर उसके धड़ से बड़ा होता है। सुनिए एक मिनट, बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब। शेर का सर उसके धड़ से बड़ा होता है, जैसे कि असली वाले अशोक की लाट में है। नए वाले शेर का सर उसके धड़ से छोटा है, जैसे कि चीते का होता है। मुख मुद्रा सौम्यता से बदलकर खूंखार कर दी गई है। चलिए, ये तो आरोप हुए कि ये क्या आकृति में बदलाव हुआ। उसके आगे कुछ बदलाव निर्देश पर हुए लगते हैं, यानी सरकार बैठकर के मूर्तिकार शिल्पकार को निर्देश दे रही है, इस बार का शेर जरा खूंखार लगना चाहिए, इस बार का शेर जरा आदमखोर टाइप लगना चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि कुछ निर्देश दिए लगते हैं, और उसके बाद कहते हैं कुछ मूर्तिकार के निकम्मेपन का सबूत है। भारत सरकार एक निकम्मे मूर्तिकार को भारत के नवनिर्मित संसद भवन की इमारत के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह बनाने के लिए एक निकम्मे मूर्तिकार को उसका जिम्मा देती है। यह है आशय, समझे आप? अब क्यों बहस हो रही है? अब जरा एक बार में जो इस निर्माण टीम के सदस्य हैं लक्ष्मण व्यास जी, उनके पास जाना चाहता हूं जी। एक मिनट सर, आप सर एक मिनट, मैं तो नहीं हूं, ये तो काबिल होंगे आपकी नजर में, ये शिल्पकार है ना, आप शिल्पकार नहीं है ना। मुझे आप काहे में डॉक्टरेट है मुझे मालूम नहीं है। एक मिनट, अरे बोलिए डॉक्टर साहब, ऐसे बीच में इतना मत उलझिए, इतना है और कोई नहीं बोला प्लीज। लक्ष्मण व्यास जी, लक्ष्मण जी, आप और उसका जवाब भी नहीं लिया। नवल जी, आपने बोली अपनी बात, आप बार बार करेंगे तो मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। नहीं, आपने नवल जी को इतना सुना दिया और नवल जी को 5 सेकंड टाइम भी नहीं तो नवल जी ने भी मुझे सुनाया ना। अरे मुझे क्या शौक है डॉक्टर नवल किशोर को सुनाने का, लेकिन मुझे सुनने का भी शौक नहीं है। आप सुनाए तो मैंने सुना दिया, अब आपसे अब सुन करके आपसे सहन नहीं हो रहा है। अब एक मिनट जरा शांत रहिएगा, गलत बात है। नहीं ऐसे नहीं, आवाज कम कर दीजिए, आपको सुन लेना चाहिए, छोड़ दीजिए। लक्ष्मण व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक स्तंभ निर्माण टीम के सदस्य। लक्ष्मण जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत सारे आरोप आप देख रहे हैं, सुबह से लग रहे हैं कि प्रतिमा जो है वो मूल जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उससे बहुत भिन्न है, और एक बड़ी आक्रामक मुद्रा में जो शेर उसमें लगे हुए बने हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो आपको कहीं से भी
अवलोकन करने के बाद लगता है कि जो मूल चिन्ह था उससे कहीं भी अलग है? अच्छा, वो दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ। वो मैं राजीव रंजन जी के पास जाना चाहता हूं, जेडीयू के नेता हैं जी। राजीव साहब, आपने सारी डिबेट सुनी है, क्या कहेंगे आप? आदमखोर हैं अब भारत की संसद के ऊपर लगे हुए राष्ट्रीय चिन्ह के शेर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अब इस पूरे विवाद पर विराम लगना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से एएसआई के एडीजी ने उसके तमाम तथ्यों पर रोशनी डाली और दूसरी तरफ डॉक्टर ओमजी उपाध्याय ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट से भी कई चीजें सामने आई हैं और इससे इतर अब इतिहास को खंगालकर इस विवाद को और बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, दरअसल विपक्ष को कई बार ये गैर जरूरी मुद्दों से ये परेशानी बराबर होनी चाहिए कि इनकी वजह से जो मूल बड़े जो सवाल हैं उन सवालों से आप कहीं ना कहीं खुद भटकते हैं और सत्ता पक्ष पर आप ये आरोप लगाते हैं कि आपको दूसरी दिशा में ले जाने के लिए और देश को भटकाने के लिए ऐसे सवाल सामने आए हैं। ये विरासत और संस्कृति का सवाल है और ये पूरे देश की प्रतिबद्धता का सवाल है। मुझे नहीं लगता इन मूल्यों को लेकर कोई भी गलती भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर होगी। कुछ सवाल जरूर उभरे हैं, उन पर मैं समझता हूं बहुदलीय लोकतंत्र में संवाद बेहद आवश्यक है। जब भी विरासत और संस्कृति से जुड़े तथ्यों पर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो विपक्ष को अगर विश्वास में लिया जा सके तो ये बेहतर होगा। कई बार विपक्ष की अनिच्छा से या संवादहीनता की जानबूझकर की जो कोशिश है उसकी वजह से भी ये कई बार संभव नहीं। ठीक है राजीव जी, ये कंस्ट्रक्टिव सुझाव है आपका जो आपने दिया। मैं एक मेहमान को चर्चा में शामिल करना चाहता हूं इस वक्त। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष। ओवैसी साहब, आपका स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे, आपको मेरी आवाज आ रही है ओवैसी जी? आ रही है। अभी जो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह का जो लगाया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक, उसको लेकर के बड़ा विवाद है। आपने भी उस विषय में कुछ कहा है। पहले तो बार बार ये कहा जा रहा है कि वो जो मूल हमारा राष्ट्रीय चिन्ह एम्बलम है उससे बिल्कुल अलग है और ये आरोप तक लगा दिए गए हैं कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से कि जानबूझकर निर्देश देकर ये जो शेर है इनको कुछ ज्यादा खूंखार बनाया गया है। आपको ऐसा लगता है कुछ? नहीं, मुझे जो लगता है मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि भारत चलेगा संविधान से और संविधान में कहता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री सुप्रीम नहीं है, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में सुप्रीम नहीं है, ओम बिरला सुप्रीम है। और हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दूसरी बार गलती की है कि पहले तो जब इनॉग्रेशन हुआ प्रधानमंत्री ने खुद कर दिया, अब नेशनल एम्बलम का अनवेल जो हो रहा है, लोकसभा स्पीकर पीछे खड़ा है, प्रधानमंत्री सामने बैठे हुए, लोकसभा स्पीकर पीछे बैठे हुए हैं। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के खिलाफ है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हाँ, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर ले, पार्लियामेंट में कैसा करेंगे वो? उनको तो ओम बिरला को सामने करना चाहिए कि आप करो, मैं पीछे खड़ा हूं। ये तो गलत हुआ है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसीलिए आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में उसका सेक्रेटेरिएट का स्टाफ अलग है, उसका बिल्कुल सिस्टम ही अलग है ताकि हमारे लोकतंत्र का इंडिपेंडेंस रहे। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन के खिलाफ है। अब उस शेर के बबर शेर के दांत दिखाए गए नहीं दिखाए गए, मगर मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि आप दांत नहीं दिखा सकते पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप दांत बाहर दिखाइए, पार्लियामेंट में नहीं दिखा सकते। ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में इंटरफेयर कर सकता है, ना प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इंटरफेयर कर सकते। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है संविधान के तहत। सर, एक तकनीकी पहलू है जो आप उठा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं नहीं, ये संवैधानिक पहलू है। चलिए, संवैधानिक पहलू है। आप कह रहे हैं कि अगर स्पीकर भी चाहे तो भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकते अनवेलिंग ऑफ नेशनल एम्बलम। अब मुझे नहीं मालूम कि स्पीकर ने इजाजत दी नहीं दी,
मगर ये बहुत गलत है, बहुत गलत बात है कि स्पीकर पीछे खड़े हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरे क्यों करना चाह रहे प्रधानमंत्री? बिल्डिंग भी नहीं बनी अभी तक, बिल्डिंग भी नहीं बनी। भाई वो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सच है या झूठ है, हमको बताइए। आप चलिए पूछ लीजिए किसी एक जानकार को बिठाकर कि वो इसी ने बात की थी। नहीं, मैं तो आपसे समझना चाहता हूं, आपसे बड़ा वकील हमें कौन मिलेगा? सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स ने मुझसे बड़े लोग भी हैं, जानकार लोग भी हैं। मैंने जो कानून सीखा बड़े जानकारों के पैरों के पास बैठकर, वो कहते हैं कि थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और लेजिस्लेचर में प्रधानमंत्री कैसे आते हैं? जब पहली मर्तबा प्रधानमंत्री 2014 में गए तो प्रधानमंत्री ने सजदा किया था पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर। वो बिल्कुल ये बता रहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज देखिए 14 से हम 22 में आ गए, अब प्रधानमंत्री एम्बलम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, स्पीकर लोकसभा पीछे खड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? सर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव जरूर है, मगर पार्लियामेंट में आकर वो सुप्रीम नहीं हो सकते। लोकसभा का स्पीकर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये प्रधानमंत्री ने गलत किया, ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए ठीक नहीं किया प्रधानमंत्री ने। लेकिन आपकी नजर से ये इतना बड़ा गुनाह हो गया है, इतनी बड़ी बात हो गई है कि अगर प्रधानमंत्री ने नेशनल एम्बलम अनवेल कर दिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत किया, बड़ा काम है ये। पार्लियामेंट को सुप्रीम रहना चाहिए, वरना फिर लोकतंत्र क्या रहेगा? वरना तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, इराक में सद्दाम हुसैन के जमाने का लोकतंत्र हो जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है सर, इसलिए उनका सेक्रेटरी स्टाफ अलग है, उनका हर चीज अलग है। हमारे संविधान बनाने वालों ने, जो नरेंद्र मोदी 100 दिनों से ज्यादा जानकार थे, उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट होगा, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। इसीलिए तो संविधान का ये तो बुनियाद है। ये तो अगर बुनियाद को हिला के रख देंगे तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा? सर बुनियाद तो तब हिलेगी ना अगर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो चेयर की कुर्सी पर बैठने लग जाएंगे, वो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठ करके वहां से डायरेक्टिव देने लगेंगे। रूलर ऑफ द हाउस तो अभी भी स्पीकर ही है ना सर, जिसको आप बता रहे हैं पार्लियामेंट इज सुप्रीम। देखिए लोकसभा का सबसे बड़ा हेड ओम बिरला है। अगर आज आप ये कर रहे हैं, कल हो सकता है कल आप जाकर बैठ जाएं कुर्सी के ऊपर। भाई लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई ना। एक बार जब आप बदतमीजी का दरवाजा खोल देंगे तो बहुत बदतमीजी होगी, रुकेगा नहीं फिर वो। अच्छा एक सवाल और, आपको इस बात से भी एतराज है कि वहां पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा भी की गई? देखिए वो मुझे नहीं मालूम कि हिंदू हमारे भाइयों बहनों के कौन से सेक्ट के तहत पूजा, मुझे नहीं मालूम। आप एक्सपर्ट हैं, बता दीजिए हमको, मुझे तो नहीं मालूम। मगर मुझे मालूम कि ये जो एम्बलम है, ये सरनाथ में 50 फीट का पिल्लर है जिसको अशोका द ग्रेट ने बनाया था। भाई आपने दूसरे रिलीजन के लोगों को नहीं बोला, ठीक है आपकी वो बड़ापन है, मगर कम से कम बौद्ध मजहब के रिलीजियस लीडर्स को बुला लेती आप। भाई उस जगह पर हिस्ट्री में आया कि गौतम बुद्धा ने पहला अपना खुतबा दिया था, सरमन दिया था। कम से कम उसको तो गौतम बुद्धा को याद रख लेते आप। आपको लगता है यहां इंटरफेथ रिलीजियस लीडर्स होने चाहिए थे? ये बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं हम नरेंद्र मोदी से, इतनी ज्यादा उम्मीद मत करिए आप। क्यों इसमें ऐसी, इतना आपको क्यों, मतलब ऐसी बेरुखी क्यों है? नहीं इतना उम्मीद मत कर। देखिए अभी आपके विजुअल में दिखा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर पीछे बैठे हुए हैं, पीछे बैठते हैं लोकसभा स्पीकर। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री समय बैठेगा। आप कभी सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, लोकसभा स्पीकर ऊपर बैठता है सबसे। अब नहीं मालूम नई बिल्डिंग में ऊपर रखे या उसको भी कम कर दिया, नहीं मालूम, देखना पड़ेगा जब मालूम होगा। मगर ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। हमारी थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि सब कुछ प्रधानमंत्री कर रहे, लोकसभा का स्पीकर खाली एक इनोसेंट बाईस्टैंडर की तरह खड़ा हुआ है। सर मैं ये कहूंगा आपसे, चले यहां पर आपने जो पहलू उठाया है संविधान के लिहाज से, आपका एक नजरिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये स्पीकर को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को नहीं। लेकिन फिर अब ये कहना कि क्या पता नई पार्लियामेंट के अंदर भी प्रधानमंत्री का आसन ऊपर होगा या स्पीकर आसन होगा नीचे होगा, ये कुछ ज्यादा नकारात्मक बात नहीं है? नहीं मालूम सर, जब ये सब हो रहा है, जो नजारे मैंने कभी सोचे नहीं थे कि पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री सब करेंगे और लोकसभा के स्पीकर को करने नहीं देंगे, तो हो सकता है वो भी हो जाए। नहीं मालूम, मैं तो देखा नहीं हूं नई बिल्डिंग को। हम तो उम्मीद करते हैं कि उसी तरह होगा।
अच्छा, चले मैं आपसे एक दूसरा विषय और आज बात करना चाहता हूं, जो आज कल से जो विषय चल रहा है जनसंख्या कानून को लेकर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से मामला शुरू हुआ था। हमारी आबादी 1 साल के अंदर चीन की आबादी को सरपास कर लेगी। बहुत से हिस्सों से आवाजें उठी कि हमें आबादी कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। इस पर भी आपने रिएक्ट किया और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर क्या आपत्तिजनक लगा था आपको उसमें? मैं आपको बहुत करीब से जानता हूं। क्या भारत का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? बताइए हमको। चलिए, आप है, मैं मूल निवासी नहीं हूं भारत का? बिल्कुल है। फिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? फिर वहां पर स्टेटमेंट में, चलिए स्टेटमेंट प्ले कराइए, स्टेट प्ले कराइए आप। और योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि भारत का TFR रेट गिरा है, 2.2 हुआ है। सच ये है कि मुसलमानों का 20 साल में सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है। और सच ये है सर कि 2 अप्रैल 2022 को मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी के एक MP ने 2 बच्चों का कानून का बिल लेकर आया, तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि भारत को 2 चाइल्ड नॉर्म के कानून की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने झूठ कहा है। दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट लिख कर दिया कि देश को 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है। क्या वो भी झूठ है? बताइए आप। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जैन और सिखों के बाद, तो मुसलमान 2015 में 37% था, वो बढ़कर मुसलमानों का 47.4% हो चुका है। क्या यह बात सच नहीं है कि 2026 में यूपी के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा? भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 2030। और आपसे कह रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किसी विश्व में किसी देश के पास नहीं है। 50% आबादी 25 साल की है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। 1 करोड़ नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, आपने दी नहीं। अब कह रहे हैं कि 2024 तक 10 लाख देंगे। झूठ। आपने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने नहीं दिया। झूठ। ठीक है, नौकरियों पर आते हैं ओवैसी साहब, लेकिन आपने इतना सारा बात बताई कि ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं। आपने बार बार कहा उन्होंने झूठ बोला। झूठ क्या है जो योगी आदित्यनाथ ने बोला? आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। आप ये नहीं कहते कि मुसलमानों का TFR रेट गिरा है। आप ये नहीं कहते कि हर समुदाय का TFR डिक्लाइन हुआ है। आप ये क्यों नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश का 2.7 से 2.4 आया है? आप सिर्फ मुसलमानों का खौफ हिंदू भाइयों में पैदा करना चाहते हैं। सर, मान लीजिए कि 2.6 मुसलमानों का TFR रेट अगर रहेगा, 200 साल लगेंगे सर हिंदू भाइयों के बराबर पॉपुलेशन होने के। जो नहीं होगा, TFR रेट गिरता जाएगा। मुसलमानों का पॉपुलेशन 2030 में स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये क्यों नहीं कहते कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का 1000 अगर मेल बच्चे हैं तो 936 से 951 हुआ है। वो बोले हिंदू भाइयों का कितना सेक्स रेशियो, कितने महिलाएं हैं 1000 बच्चों पर। इस पर बात नहीं करेंगे। नफरत की राजनीति करेंगे मुसलमानों। उन्होंने ये कहा कि आबादी कम करने की जब भी बात हो तो ये बात, इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जनसंख्या का असंतुलन अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कास्ट, हर बेसिस पर क्षेत्रों में रीजन वाइज बराबर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक बात कही कि रिलीजियस डेमोग्राफी अगर बदलती है तो इसका विपरीत असर पड़ता है, अराजकता फैलती है, एनार्की फैलती है। ऐसा हमने कई देशों में देखा है। भारत में कहां हुआ है सर? भारत में कहां हुआ है बताइए? 20 साल में सबसे TFR अगर किसी का डिक्लाइन हुआ है रिलीजियस कम्युनिटीज में तो मुसलमानों का। यह भी झूठ है क्या? आप मुसलमानों को मूल निवासी नहीं कहते। अरे मूल निवासी अगर कोई देश में कोई है तो आदिवासी और द्रविडियन है, ना ओवैसी है ना योगी आदित्यनाथ है। आप इंपेरिकल डेटा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, वो लेटेस्ट डेटा है, उसके ऊपर बात करिए आप। अच्छा, फिर ये बताइए कि मुस्लिम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66.8 इयर्स है, 2.6 इयर्स कम है अपर कास्ट लोगों से ज्यादा। कम क्यों है बताइए? इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, यूपी में सर, उत्तर प्रदेश में सीवियरली वेस्टेड बच्चों की परसेंटेज 6 से 7.3 हो चुका है। इसका जिम्मेदार आपकी सरकार नहीं है। बच्चे एनीमिक है, इसका सरकार आप जिम्मेदार नहीं है। चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन है, जिम्मेदार आप नहीं है। आप कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ मुसलमानों को हर चीज का जिम्मेदार खड़ा कर देंगे आप। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, मुसलमान जिम्मेदार। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है, मुसलमान जिम्मेदार। अरे कितना मुसलमान को नफरत पैदा करेंगे? अरे खुद तो बताओ, आप सरकार में आपने क्या किया?
मैं दो तीन बातें सर आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि ये डर दिखाने वाली बात है जब ओवैसी जी कहते हैं कि रिलीजियस डेमोग्राफी का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने झारखंड के जामताड़ा का उदाहरण रखना चाहता हूं। यहां स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई, कहा गया कि उस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब रविवार को नहीं शुक्रवार को छुट्टी होगी। ऐसे ही झारखंड के एक और इलाके का उदाहरण अभी अखबारों में छपा था, उसमें यह कहा गया था कि स्कूलों में प्रार्थना बदलो, प्रार्थना हाथ जोड़ के होती थी, अब मना कर दिया गया प्रार्थना हाथ जोड़ करके नहीं होगी। तो ये सब भी तो किसी ना किसी धार्मिक दबाव के चलते किया जाता है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका ताल्लुक पॉपुलेशन से है? ऐसा और इसका क्या बात है सर? आपका सर नहीं, ये खबर छपी है अवैसी साहब, ये खबर छपी है सर, खबर छपी है, मैंने भी पढ़ी है जी। इसका पॉपुलेशन ताल्लुक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 5 प्रदेश ऐसे हैं जिनका टीएफआर नेशनल एवरेज से बढ़कर है। उसमें आपका मणिपुर है, मेघालय है, झारखंड है, बिहार है, यूपी है। आप सबका जिम्मेदार मुसलमान को बोल देंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं कि भाई मई के महीने में 1,30,00,000 नौकरियां चली गई हैं देश में। भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा आरएसएस क्या कर रही है उस बारे में? 1,30,00,000 नौकरियां चले गई मई के महीने। चलिए अच्छा ठीक, मैं सहमत आपसे, नौकरियां कम हुई है, हर रिपोर्ट ये बताती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसे में आबादी कम करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी हमें? आप भूल जाइए रिलीजियस बात, नहीं, आबादी हमारी कम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं आपको भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट दिया उसमें कहा कि हमको 2 चाइल्ड नाम के कानून की जरूरत नहीं है। सुनिए नंबर 1, सुनिए नंबर 1। नंबर 2, अप्रैल 2022 को राज्यसभा में जो हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमको जबरन 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आप पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, आप लिटरेसी रेट बढ़ाइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, इनकम बढ़ाइए, एक्सेस टू हेल्थ क्रिएट करिए। ये कौन रोक रहा है भाई? 8 साल में आपने क्या किया बताइए ना। आप हर चीज को मुसलमान से जोड़ देते हैं। सर मैं आपको उदाहरण देता हूं क्यों। मैंने ये सवाल आपसे कानून के लिहाज से नहीं किया था कि कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिससे भी हम पूछते हैं जो पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, आप जैसे लोग जो समाज से जुड़े हुए हैं, सब ये कहते हैं कि भाई हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, आबादी को भी कम करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कानून लाओ, चाहे उसके लिए आप लोगों को एजुकेट करें। ये सब लोग बोलते हैं, आप भी इस बात को मानेंगे। लेकिन फिर आपने मुसलमान की बात की। अब शफीकुर रहमान बर्क साहब आपकी पार्टी के नहीं है, लेकिन सांसद हैं, बहुत सीनियर रिलीजियस लीडर हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं बच्चे पैदा करने में इंसान का कोई रोल ही नहीं है, ये तो अल्लाह बच्चे देता है और अल्लाह ये डिसाइड करता है कि उसके बच्चा जब पैदा करता है तो उसके लिए वो तरीके भी इजाद कर देता है, उसके खाने के लिए भी कर देता है। तो ये अब ये जरा सोचिए कि ये क्या मैसेज देना है सोसाइटी को। ठीक है। आप कहते हैं, आपके 2 पॉइंट है। नंबर 1, आप दौलत की, वेल्थ की बात करते हैं। क्या ये डेटा सही नहीं है भारत सरकार का कि देश की 45% दौलत 5% लोगों के पास है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। क्या ये बात सच नहीं है कि देश के अपर कास्ट लोगों की जो 22% पॉपुलेशन का हिस्सा, 41% वेल्थ उनके पास है? तीसरी बात शफीकुर रहमान साहब की। शफीकुर रहमान साहब को छोड़िए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि भारत के मुसलमानों का टीएफआर रेट गिर रहा है, 20 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। और जब औलाद पैदा, सर सुनिए, और जब आपकी और हमारी संतान पैदा होती है तो यकीनन उसमें ऊपर वाले की रहमत होती है। मगर हम आपसे कह रहे हैं कि टीएफआर रेट गिरा नहीं गिरा। सर नहीं, ओवैसी साहब एक सीधी सी बात है। इसका मतलब अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है, इसका मतलब हम ये तो नहीं किसी को भी ये कह सकते ना कि भाई बच्चे पैदा करने तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो हो रहा है होने दो, जितने बच्चे पैदा होते हैं होने दो। ये तो नहीं हम कह सकते ना सर। इसीलिए तो मैं आपके सामने अर्ज किया हूं कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैन और सिखों के बाद अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है भारत में तो मुसलमान, 37.9 से 47.4 सर, ये है डेटा। अब बताइए ये झूठ है क्या? सरकार का डेटा है ये। मुसलमान कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है उसका बताइए। अच्छा, जैसे अब एक उदाहरण और, अभी आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे थे तो फिर ये दो तरफा बात लगती है। जैसे देखिए, आपने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज का डर दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब कश्मीर के अंदर जब स्टेटहुड छिना है उसके बाद से ये आजादी दी गई कि वहां 35 के बाद आप बाहर से लोग जाके जमीन खरीद सकते हैं। इसका क्यों विरोध हुआ सर वहां पर? इसका विरोध इसी बात पर हुआ कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है सरकार, यहां और धर्मों के लोग आकर बसने लग जाएंगे, तो ये डर तो वहां भी है। सुनिए, तो आप हिमाचल प्रदेश में मुझे एग्रीकल्चर लैंड दिला दिए, मैं खरीदना चाहता हूं, चलिए
मुझे सर रिलीजियस एंगल नहीं है वहां पर। अरे अरे कश्मीर में धर्म की वजह से कहा गया, सुनिए सर, नॉट कल्चर, धर्म। सुनिए, हिमाचल प्रदेश में क्या एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता हूं मैं? सर मैं बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में कल्चर कल्चर की वजह से हो सकता है, कश्मीर में धर्म की वजह से था। अरे सर, आप जमीन खरीद दीजिए मुझे। क्या नॉर्थ ईस्ट में जाकर आप जमीन खरीद सकते? नहीं खरीद सकते आप। और आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच किया है 370 को निकालकर, और आज आप देख रहे हैं कि 370 निकालने के बाद भी टेररिज्म, पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर हमारे कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, बोले टेररिज्म खत्म हो जाएगा, टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। नहीं, एक बात याद रखिए सर, पॉपुलेशन अलग है। कभी कश्मीर पर डिबेट कराना है, बुला लीजिए, मैं तो आता हूं आपके प्रोग्राम, बड़ी खुशी से आता हूं। अभी मुझे इजाजत दीजिए सर, नमाज का वक्त हो रहा है, जाना है मुझे मगरिब। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब आपका, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।